दोस्तों 68,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये अराल सागर अब सूख चुका है। अब इस महासागर में केवल नमक और रेत के टिल्ले ही नजर आते हैं। लेकिन आज से 62 साल पहले ये महासागर ऐसा नहीं था। कभी ये अराल सागर विश्व के 4 सबसे बड़े सागरों में से एक हुआ करता था। इसकी विशालता इतनी थी कि इसे स्पेस से भी देखा जा सकता था। मगर ऐसा क्या हुआ कि आखिर ये अराल सागर अपनी ही रेत में कहीं गुम हो गया। आखिर क्यों ये खामोश पड़े जंग खाए जहाज हमसे कुछ कहना चाहते हैं। दरअसल ये कहना चाहते हैं कि यहाँ की सरकार को सब कुछ पता होते हुए भी अराल सागर को क्यों मार दिया गया। एक समय ऐसा भी था जब इस विशाल सागर से बड़े पैमाने पर मछलियाँ पकड़ी जाती थी। माइग्रेटिंग बर्ड यहाँ आकर रुका करती थी। यहाँ के 60,000 लोग अपनी जीविका इसी सागर से चलाते थे। साल 1950 तक अराल सागर पर किसी की भी नजर नहीं गई। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत संघ के नेता निकिता गुरुशचेव ने आर्थिक उत्पादन बढ़ाने के लिए कई बड़ी जल परियोजना बनाई। इसमें मुख्य रूप से कपास के खेतों के लिए और कुछ हद तक अराल सागर के आसपास की भूमि को कृषि भूमि में बदलना शामिल था। उस समय मुख्य उद्देश्य मध्य एशिया और उज्बेकिस्तान के बाहर और अंदर कपड़ा कारखाने को कपास बांटना यानी सफेद सोने का निर्यात करना था। 1960 से 1980 के बीच कपास का उत्पादन लगभग दुगना हो चुका था। सोवियत संघ दुनिया के कपास का 1/4 उत्पादन कर रही थी। हालांकि बाद में कपास के उत्पादन में काफी कमी आने लगी। इसके चलते कपास के उत्पादन की वृद्धि के लिए अराल सागर तक जाने वाला पानी मोड़ दिया गया। बस यहीं से अराल सागर के अंत की कहानी शुरू हो गई। इस फैसले के कारण अराल में 75% से ज्यादा पानी की कमी हो गई। दरअसल एक रूसी वैज्ञानिक वायोकोव ने सुझाव दिया कि अराल सागर का पानी एक महत्वहीन भाग है और अराल सागर से आने वाले पानी को कृषि और सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और ऐसा ही यहाँ के लोगों ने किया। बावजूद इसके कि कपास और चावल की फसलें सबसे ज्यादा पानी पीती हैं, फिर भी इन लोगों ने अपने सूखे पड़े मैदानों में कपास और चावल की खेती को चुना। जहाँ पानी की पहले से ही कमी थी, आज वहाँ कपास के उत्पादन में इस्तेमाल किए गए रासायनिक खाद और कीटनाशकों ने इस स्थान को पृथ्वी का सबसे प्रदूषित स्थान बना दिया। साल 1994 तक इस क्षेत्र में 1.5 लाख टन जहरीले रासायनिक पानी में प्रवेश हो चुके थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस सागर को बचाने की कोशिश नहीं की गई। सागर को सूखने से बचाने के लिए और उसके उत्तरी अराल को भरने के लिए उज्बेकिस्तान ने डैम प्रोजेक्ट भी सन 2000 में पूरा कर लिया, जिसके बाद 2008 में सागर में 2003 की तुलना से 12 मीटर तक पानी बढ़ गया था। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस प्रोजेक्ट के चलते ग्लोबल वार्मिंग का असर और ज्यादा खतरनाक हो गया था और सागर के सूखने का सिलसिला यूं ही बरकरार रहा। तमाम कोशिशों के बावजूद सागर की स्थिति को सुधारा नहीं जा सका और पहली बार अराल सागर पूरी तरह से सूख गया। क्या अजीब विडम्बना है कि जिस व्हाइट गोल्ड यानी कपास का टॉप एक्सपोर्टर बनने के लिए उज्बेकिस्तान ने अपने अराल सागर को मार दिया, वो आज कपास के एक्सपोर्टर की लिस्ट में टॉप 10 में भी शामिल नहीं है। दोस्तों, ये रही एक सागर के विलुप्त होने की कहानी। पर क्या आपको पता है इंडस्ट्री रेवोल्यूशन की वजह से और कितने ही तरह के जानवर, पक्षी और पेड़ पौधे आज हाल में ही विलुप्त हो चुके हैं। ये अराल सागर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में आता है। अराल सागर का पानी तो सूख गया है, लेकिन जमीन पर अत्यधिक नमक वाले बालू की परतें आज भी यहाँ मौजूद हैं। और जब तेज हवाएं चलती हैं तो ये नमकीन बालू उड़कर एशिया में जापान और यूरोप के फिनलैंड या स्वीडन तक पहुँच जाती हैं। ये बालू अब स्थानीय लोगों के लिए कई बीमारियों की वजह बनती जा रही हैं। जिन नदियों का पानी कभी अराल सागर में आकर गिरता था, सोवियत दौर में उसका रास्ता बदलकर उन्हें बंजर इलाकों की तरफ ले जाया गया ताकि वहाँ कपास की खेती हो सके। लेकिन अब इसकी गंभीर कीमत यहाँ के स्थानीय लोगों को चुकानी पड़ रही है। तो दोस्तों, ये थी एक सागर के सूखने की कहानी। अगर आप सबको मेरी ये जानकारी पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ हमारी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। हम मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।